हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ड्रग डेस्क। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, मैं थोड़ा बिजी हो गया था किसी काम में, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। स्यूटिक्स का एक लास्ट टॉपिक बचा था, अगर ये टॉपिक खत्म हो जाए तो हम लोग का यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। तो ये टॉपिक है पोसोलॉजी। तो सबसे पहले जब भी हम पोसोलॉजी की बात करते हैं तो पोसोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं? पोसोलॉजी एक्चुअली देखा जाए तो ये एक साइंस है, मेडिकल साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग के डोसेज के बारे में पढ़ते हैं। जनरली हम लोग इसमें ड्रग के डोसेज कैलकुलेशन, उसके फैक्टर्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम लोग पोसोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो पोसोलॉजी वर्ड में हमें दो वर्ड दिख रहे हैं, वन इज द पोसस, अनदर वन इज द लॉजी। ओके, तो ये जो दो वर्ड आते हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, पोसस। पोसस का मतलब हो जाता है हाउ मच, और एक क्वांटिटी। ठीक है, इन द सेम वे जब हम लोग लॉजी के बारे में पढ़ते हैं, लॉजी इज नथिंग बट द साइंस। सो इट इज द साइंस एंड इट इज द क्वांटिटी और हाउ मच। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन आता है कि पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which we study about the quantity of a drug to be administered to a patient। ठीक है, ये आ जाता है पोसोलॉजी का सिंपल सा डेफिनेशन। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके कुछ ज्यादा कुछ खास टॉपिक है नहीं, इतने में हम लोग शायद ये एक कुछ ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा भी नहीं, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। जब भी हम लोग पोसोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ना रहता है। जनरल देखा जाए तो ये सारे फैक्टर्स पहले से ही प्री डिटरमाइंड हैं, और ये फैक्टर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? जनरली हम लोग कभी भी अगर किसी पेशेंट को एक ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं या फिर उसको किसी एक पेशेंट को एक ड्रग दे रहे हैं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें पढ़ाते, मतलब व्हाइल डिस्पेंसिंग द ड्रग हमें याद रखने चाहिए। कुछ हमें माइंड में कुछ ऐसी चीजें हमें सोचने चाहिए कि इस पेशेंट को ये ड्रग देने से पहले क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स आ जाते हैं, ऐसे बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, ऐसे बहुत से वर्ड्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली ही मान लो आपके किसी के पास सडनली एक बच्चा आ जाए या कोई भी एक पर्सन आ जाए और आपको बताए कि लिवोसेट्रिक, आपको बताए कि मुझे बुखार हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल आपने उसको पैरासीटामोल खाने के लिए बोल दिया, बट आप लोगों को उस टाइम पे ये भी सोचना रहेगा कि पैरासीटामोल देने से पहले कि उसे कौन सा डोज पैरासीटामोल दिया जाए, क्योंकि पैरासीटामोल का एक डोज 500 का आता है, एक डोज 650 का आता है, एक डोज 250 mg का आता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत से डोजेस आ जाते हैं। तो किस पेशेंट को कौन सा डोज दिया जाए वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। इन सभी फैक्टर्स के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस हो। अब आते हैं इन फैक्टर्स पे। अगर ध्यान दिया जाए तो इन फैक्टर्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक ही चीज के सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। दैट इज, व्हाट इज दैट थिंग? दैट इज द ADME। इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 9-10th में भी पढ़ा होगा। क्या? ADME प्रोसेस के बारे में। जनरली देखा जाए तो ये ADME प्रोसेस होता क्या है? दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये हमारे बॉडी का एक सिंपल फंडामेंटल प्रोसेस होता है जिसके हिसाब से हमारा होल बॉडी फंक्शन करता है। अगर हम कोई सा भी चीज मुंह से ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले बताया था कि एक ओरल रूट हम लोग का रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ओरल रूट से एक मेडिसिन लिया, तो वो रूट वो मतलब जाएगा हमारे पेट में, जाएगा वहां पे, फिर डिसॉल्व होकर डिसइंटीग्रेट होके वो पहले एब्जॉर्ब होगा। इंटेस्ट हम लोग का हर तरफ से, इंटेस्टाइन से, स्टमक से, हर जगह से हम लोग का एब्जॉर्प्शन होगा। आफ्टर दैट एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे हर बॉडी के ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो फिर मेटाबोलाइज होगा। किसमें? जनरली मेटाबॉलिज्म होता है हमारे लीवर में। ओके,
ये एक बात याद रखना, जब हम लोग आगे HAP और कोलोजी पढ़ेंगे उस टाइम पे भी हम लोग देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और कैसे कैसे होता है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, वो सब हम लोग कोलोजी में ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीवर में मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो फिर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है विद द हेल्प ऑफ एज यूजुअल किडनी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो जाता है हमारे बॉडी में, सिंपल सा प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं जनरली देखा गया है कि ये सारे प्रोसेसेस इन्हीं ADME प्रोसेस से ही डिपेंड किए जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, क्योंकि मान लो अभी अच्छा एक काम करते हैं, सीधे पॉइंट्स पे आते हैं, पॉइंट्स के साथ साथ में ADME से कैसे रिलेटेड है आपको एक एक बता जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट जो आता है दैट इज द फर्स्ट फैक्टर दैट कम्स इज द एज। ओके, तो एज को हम लोग नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, तो एज में होता क्या है, ऐसा कौन सा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है जिसके हिसाब से कि हम लोग ये एक फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं किसके लिए, फॉर डोजिंग और फॉर डिस्पेंसिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी मैं हूं, आप लोग हैं, और आप लोग अभी एक डिस्पेंसरी में बैठे हैं, एक फार्मेसी स्टोर में बैठे हैं। आप लोग के पास एट ए टाइम 2 पेशेंट आते हैं। ठीक है, एक पेशेंट आता हूं मैं और एक पेशेंट आता है एक छोटा सा बच्चा, लेट्स से 5 ईयर ओल्ड का बच्चा। ठीक है, तो जो मेडिसिन आप लोग मुझे प्रेस्क्राइब करोगे, एज ऑब्वियस सी बात है आप लोग उस छोटे बच्चे को वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करोगे। ओके, क्यों नहीं करोगे? उसका रीजन ये होता है क्योंकि जो हम लोग के जो मतलब 5 ईयर ओल्ड बच्चे का या फिर उससे छोटे बच्चे का जनरली होता क्या है, वो लोग रिसेंटली डेवलप उनका बॉडी सिस्टम रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, उनका जो बॉडी सिस्टम रहता है वो जनरली वेल डेवलप्ड नहीं होता। ठीक है, उनका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है या फिर डाइजेशन प्रोसेस है या फिर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है या फिर एक्सक्रीशन प्रोसेस है, ये उनके बॉडी में उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए रहते हैं, सो दैट उन लोग का उतना बॉडी से उतना ड्रग ना तो एब्जॉर्ब हो पाता है, ना ही उतना जल्दी वो एक्सक्रीट आउट हो पाता है। और हम सबको पता है अगर एक ड्रग हमारे बॉडी में ज्यादा टाइम तक रह गया तो वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा, एज यूजुअल सी बात है, साइड इफेक्ट्स दिखाएगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एज को एक फैक्टर माना गया। इन द सेम वे सेकंड आता है कौन सा, हमारा बॉडी वेट। तो बॉडी वेट एक कैसा प्रोसेस हम लोग का एक फैक्टर लिया जाता है। बॉडी वेट ये फैक्टर ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग का एक जनरल बॉडी वेट होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक ऑन एन एवरेज बॉडी वेट मानते हैं 50 to 70 kgs पर मैन। ओके, एडल्ट का डोज है ये, एडल्ट का वेट है ये। तो एडल्ट्स के केसेस में 50 to 70 या फिर 80, बहुत से बुक्स में 50 to 70 दिया रहेगा, बहुत से बुक में 50 to 100 दिया रहेगा, ये वेरी करता रहता है। ठीक है, तो आप लोग एक रेंज लेके चलो, 50 to 100 का ही रेंज लेके चलो। ठीक है, उनके बीच का ही हम लोग का एवरेज डोज लिया जाता है, बहुत से बुक में अलग अलग दिया रखा है। ठीक है, तो हम लोग अभी मान लो एक ओबेस पेशेंट आया। ठीक है, लेट्स से एक 100 kg का एक मैन आया आपके पास। इन द सेम टाइम आपके पास एक थिन, एक पतला पेशेंट आया, लेट्स से उसका वेट 35 kg है। तो आप लोग उन दोनों को सेम ड्रग प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम दोनों का बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट उतना हाई नहीं है। जो ओबेस पेशेंट है, जो हेल्दी पेशेंट है आपके पास, जो मोटा पेशेंट आया है, उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, वो डाइजेस्ट कर पा रहा है उन चीजों को, क्योंकि उसका बॉडी उतना सब खा पी के भी वो सब एडजस्ट कर रहा है, तो उसके लिए अभी डोज ज्यादा लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक मोटे पेशेंट को 500 mg का एक ड्रग दिया, लेट्स से पैरासिटामोल दिया, तो पैरासिटामोल 500 ग्राम का वो बॉडी के उस ओबेस पेशेंट के लिए हो सकता है काम दे दे, बट फॉर द थीन पेशेंट वो मे भी टॉक्सिक इफेक्ट दिखा दे। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के लिए 500 mg बहुत ज्यादा हो सकता है। ओके, तो उस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, जिनके कुछ फॉर्मूलाज आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट हम लोग डोसेज कैसे प्रेस्क्राइब करेंगे। ठीक है,
और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, अगर 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 किसी आपके घर में अगर कोई छोटी भाई होगी, तो अगर आप लोग कभी उसे किसी पेडियाट्रिशियन के पास अगर लेके गए होगे, तो वो लोग वेट पूछते हैं, ठीक है। उनके पास जनरली एक वेट मशीन भी होता है, ठीक है। और देखा गया तो बहुत लोगों को, अगर कोई डिस्पेंसरी में गया होगा तो फिजिशियंस लोग या फिर फार्मासिस्ट लोग, हम लोग भी, मैं जब मेरे हॉस्पिटल ट्रेनिंग में था या जब मैं अपने बिजनेस में था और जब मैं फार्मेसी स्टोर, हम लोग का खुद का फार्मेसी स्टोर में था, तब मुझे भी ये चीज पूछना पड़ता था कि आपका जो बेटा है या बेबी है वो हेल्दी है, मोटा है, थिन है, कैसा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आता है, ठीक है। वो कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है सो दैट हम लोग क्या करते हैं, उसको सामने वाले को ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज एक बार अगर आप लोग कैलकुलेशन समझ गए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इस आप लोग एक रेंज लेके चलना बॉडी वेट का, लेट से 3 to 5 kg का वो बेबी है, तो आप लोग उस हिसाब से एक ड्रग का डोज डिफाइन कर लेना। तो उसके हिसाब से आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि इस, मतलब देख के पता चल जाएगा कि ये कितना है इसका वेट, तो उस हिसाब से आप लोग उसको ड्रग डिस्पेंस कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया बॉडी वेट का बात। नेक्स्ट सेक्स का बात आता है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से पेशेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत से ड्रग्स होते हैं, सॉरी माय फॉल्ट, ऐसे बहुत से ड्रग्स होते हैं जो कि मेल के लिए आते हैं बट फीमेल के लिए नहीं आते। इन द सेम वे बहुत से ड्रग्स ऐसे भी आते हैं जो फीमेल्स के लिए होते हैं, मेल्स के लिए नहीं होते। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का सिस्टम अलग है, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का हार्मोनल चेंजेस अलग है। इन द सेम वे हम लोग के बॉडी में जो सब टेस्टोस्टेरोन है, हम लोग के बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल उतना नहीं है। इन द सेम वे फीमेल्स के केस में वो ज्यादा है, ठीक है। तो उनके बॉडी में जो सा ड्रग जैसा काम देगा, हमारे बॉडी में उतना ड्रग उस हिसाब से काम नहीं देगा, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेक्स इज एन ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द डोज ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इन द सेम वे ऐसे बहुत से ड्रग्स ऐसे भी होते हैं, लेट से आपको एग्जांपल के तौर पे बार्बिचुरेट्स ले लो। बार्बिचुरेट्स होते क्या है, ये एक तरह के सेडेटिव ड्रग्स होते हैं, ठीक है। या फिर मॉर्फिन ले लो, ठीक है। मॉर्फिन वो जो ड्रग्स वाले आते हैं ना, ड्रग पकड़ा गया जो आता है, मॉर्फिन, हेरोइन, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं, ये जनरली देखा गया है कि फीमेल्स के यूसेज में ये ज्यादा एक्साइटमेंट कॉज करते हैं एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। तो ये कब, ये भी एक सर्टेन सिचुएशंस में होता है, ड्यूरिंग, अगर फॉर एग्जांपल सोने से पहले, ठीक है, आप लोगों ने मॉर्फिन ले लिया, किसी फीमेल ने मॉर्फिन ले लिया, तो वो उसके बॉडी में ज्यादा एक्साइटमेंट कॉज करेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ मैन, ठीक है। तो ये बात हो गया सेक्स का। नेक्स्ट, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक ऐसा ड्रग बताएंगे जो कि खाने से पहले लेते हैं और एक ऐसा ड्रग जो कि खाने के बाद लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ड्रग, ठीक है। मैं जो सा भी एग्जांपल दे रहा हूं इनको छोड़ के, ठीक है। लेट से एक एंटासिड है पेंटोप्राजोल या फिर रेबिप्राजोल, ठीक है। आप लोगों ने खाया होगा डीएसआर, ओमीडी, आप लोगों ने खाया होगा, सब बहुत कॉमनली यूज्ड ड्रग्स होते हैं। तो इन सभी ड्रग्स का क्या होता है, ये लोग खाने से पहले लिया जाता है, एंटासिड्स वगैरह, एंटासिड खाने के पहले लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो एंटासिड खाने के पहले लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? खाने के बाद लेने से उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या वो खाने के बाद लेने से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, काम नहीं देगा? ऐसा नहीं है, वो काम करेगा, बट मैं बोलता हूं कि वो काम करेगा बट उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, उसका जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। इन द सेम वे टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आप लोगों ने कभी एक एंटीबायोटिक खाया होगा, तो वो बोला जाता है कि भरपेट खाने के बाद एक एंटीबायोटिक लेना। लेट से आप लोगों का एंटीबायोटिक ले लेते हैं हम लोग का एमोक्सिसिलिन, ठीक है। एमोक्सिसिलिन प्लस क्लावोलोनिक एसिड, आप लोगों ने क्या लिया होगा, बहुत कॉमन सा एक मेडिसिन आता है क्लावाम 625, आप सब ने लिया होगा कभी ना कभी। तो क्लावाम 625 जो एक ड्रग आता है, वो एक कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। तो वो जब किसी भी प्रेस्क्राइबर ने प्रेस्क्राइब किया है या फिर किसी फार्मासिस्ट ने प्रेस्क्राइब किया है, तो एट दैट टाइम एक वर्ड बोला जाता है कि भरपेट खाने के बाद इन ड्रग को लेना। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम वो एक हेवी
एंटीबायोटिक के रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, तो उस टाइम पे उसे एक हमारा बॉडी का फुल एनर्जी चाहिए रहता है टू शो इट्स वर्क। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जनरली कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ये भी इसलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इन द नेक्स्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रूट्स आते हैं, सॉरी। तो ये जो बहुत सारे रूट्स आते हैं, इन सभी रूट को अगर देखा जाए तो सब में एक चीज डिफर करता है, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। आई रिपीट, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, आप लोग ये बायो अवेलेबिलिटी हम लोग कोलॉजी में और अच्छे समझेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दे रहा हूं बायो अवेलेबिलिटी का, कि ये एक ऐसा टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं हमारे बॉडी में कितना ड्रग पहुंचा। ठीक है, लेट से अभी हम लोग बता रहे हैं कि मैंने 500 mg का एक ड्रग लिया और मैंने जब वो खाया तो वो मेरे बॉडी में 500 mg ना पहुंच करके 250 mg पहुंचा। ठीक है, मेरे ब्लड में। तो 250 mg इज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। ठीक है, समझ में आया? तो यही बात हो जाता है। तो यही चीज हमें डिफर करता है डिफरेंट रूट्स में। जब हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, शायद मैंने उस टाइम आपको समझाया भी होगा, ठीक है, कि ये हम लोग के बहुत से रूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले से पढ़ा है, पेरेंट्रल रूट है, ओरल रूट है, रेक्टल रूट है। ठीक है, जनरली होते दो ही हैं, सिस्टमिक और लोकल। ठीक है, हम लोग उसको कोलॉजी में और अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक बार खत्म हो जाए फिर हम लोग कोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है, ये एक टॉपिक खत्म हो जाए बस। ठीक है, तो अभी मान लो मैंने एक ड्रग मुंह से लिया और एक ड्रग मैंने इंजेक्शन लिया। ठीक है, तो जल्दी काम कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जल्दी काम इंट्रावेनस करेगा जो मैंने इंजेक्शन लिया है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे ब्लड पे गया है भाई। तो जो सा ड्रग जल्दी काम कर रहा है उस टर्म को बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये कुछ वर्ड्स हैं बच्चों, इन्हें जरूर याद रखना। ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है? ये एक हम लोग एक देते हैं, ड्रग्स के लिए यूज होता है जनरली ये टर्म, कि एक ड्रग कितना जल्दी हम लोग के बॉडी में वर्क कर रहा है, दैट इज द ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो सा ड्रग जितना जल्दी अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाएगा, जितना जल्दी ड्रग पे आप लोग के बॉडी में काम करेगा, वो उतना अच्छा। इसीलिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट रूट्स का डिफरेंट ऑनसेट ऑफ एक्शंस होता है। कोई थोड़ा जल्दी काम करेगा, कोई लेट में काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा, बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं। तो इसके हिसाब से भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द कौन सा डोजिंग ऑफ अ पेशेंट। नेक्स्ट, इन सब ये सारे जो वर्ड्स हैं, बायो अवेलेबिलिटी हो या ऑनसेट ऑफ एक्शंस हो, ये सारे टर्म्स आप लोग समझ लो ये, क्योंकि आपको थ्रू आउट द होल फार्मेसी लाइन आप लोग को ये वर्ड्स परेशान करेंगे। आप लोग को थ्रू आउट द होल सेमेस्टर्स, होल ईयर, होल फार्मेसी कैरियर में आपको ये वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। आप लोग किसी को समझा रहे हो कुछ, तो ये वर्ड्स आप लोग के मुंह में होने चाहिए, सो दैट आप लोग कुछ वर्ड्स ऐसे हैवी यूज करो जो सामने वाला भी समझे कि नहीं, ये एक अच्छा स्टूडेंट रह चुका है अपने टाइम पे। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जब आप लोग सेमेस्टर पे ये आंसर्स लिखोगे और ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो सामने वाला जो एग्जामिनर होता है, जो चेक कर रहा होता है, उसको भी अच्छा लगता है कि नहीं, ये सारे वर्ड्स इसने यूज किए। ठीक है, नेक्स्ट एक और वर्ड आ जाता है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर हम लोग देखा जाए तो बहुत बार हम लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बोला जाता है ना कि दवाइयां तो ठीक करती हैं पर किसी का प्यार और जल्दी ठीक करता है। सब बातें एक्चुअली मेरे तो समझ में आती नहीं है, बट फैक्टर है भाई। वो बोलते हैं ना, से बहुत से नर्सेस होते हैं जो कि बातों से ठीक करते हैं, और ऐसे बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि आप लोग को जल्दी रिकवरी करने के लिए ठीक होते हैं। एक्चुअली बात सही है। एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में मैं आपसे टोटली एग्री करूंगा, क्योंकि अगर आपका साइड का आपके सराउंडिंग का एनवायरमेंट अगर सही है, आप लोग खुश हो, तो रिकवरी जल्दी होता है। बट अगर रिकवरी स्लो हो रहा है तो उसका एक कारण एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से
ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर और इमोशनल फैक्टर भी एक रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ डिजीजेस। श्योर, प्रेजेंस ऑफ डिजीजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से ड्रग्स होते हैं जो कि कुछ डिजीज के प्रेजेंस में काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग कोई भी मान लो एक फिजिशियन के पास जा रहे हैं और उस फिजिशियन को हम लोग जाके हम लोग का डिजीज के बारे में बता रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ डिजीज मतलब ये वो डिजीज नहीं जो आपको अभी हुआ है। प्रेजेंस ऑफ डिजीज मतलब मान लो मुझे बुखार हुआ है, ऊपर से मैं बीपी का पेशेंट हूं या फिर मैं शुगर का पेशेंट हूं, ठीक है। तो जो शुगर है मुझे, वो मेरा प्रेजेंस ऑफ डिजीज है, ठीक है। एक वो बोलते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो मुझे शुगर ऊपर से बुखार, इन द सेम वे, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ डिजीज है ना, ये वही बात है। जब भी हम लोग कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखना वो पूछता है कि आपको शुगर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको थायराइड है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, ऐसे कॉमन क्वेश्चंस पूछता है। तो इन सब चीजों का भी एक इंपैक्ट हो जाता है किस पे, हमारे डोजिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट, सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या होता है? अच्छा सुनो, सिनर्जिज्म को रहने दो, पहले ये पढ़ लेते हैं, एडिटिव इफेक्ट पढ़ लेते हैं। ये पढ़ लोगे तो सिनर्जिज्म बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का कौन कौन सा हो गया? एज हो गया, बॉडी वेट हो गया, सेक्स हो गया, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इमोशनल फैक्टर हो गया, प्रेजेंस ऑफ डिजीज हो गया। अभी आते हैं हम लोग सीधे किस पे? एडिक्टिव इफेक्ट पे। एडिक्टिव इफेक्ट देखा जाए तो ये क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, सब बोलेंगे, ठीक है। तो 1 + 1 अगर 2 हो रहा है तो ये सही है। तो यही होता है एडिक्टिव इफेक्ट। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी एक एग्जांपल दिया था, क्लावाम 625 एग्जांपल दिया था। तो ये जो क्लावाम 625 है, ये जनरली दो चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो ये दो चीज कॉम्बिनेशन में क्यों दिया जा रहा है? जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि एमॉक्सिसिलिन जो उसमें ड्रग प्रेजेंट रहता है, वो क्या रहता है? वो ही एंटीबायोटिक का काम करता है। तो उसके साथ जो दूसरा अमाउंट प्रेजेंट है, दूसरा जो ड्रग प्रेजेंट है, दैट इज क्लावोलुनिक एसिड, वो क्यों प्रेजेंट है? ठीक है। इन द सेम वे वो इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि वो एमॉक्सिसिलिन का काम बढ़ा देता है, ठीक है। जब हम लोग, तो एडिक्टिव इफेक्ट का मतलब यही होता है। इसका मतलब मान लो अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक मेडिसिन आता है, क्या नाम रहता है उसका, अब मैं कॉम्पोजिशन ले रहा हूं, लिवोसेट्रिजिन प्लस मोंटुलिकस्ट, ठीक है। ये भी दो चीजों का मिक्सचर है, ठीक है। तो ये दो चीज जो मिक्सचर करके दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि मान लो लिवोसेट्रिजिन का ड्रग एक्शन है 1 और मोंटुलिकस्ट का ड्रग एक्शन है 1, तो दोनों को मैंने एक साथ दे दिया, तो 1 + 1 2, तो दोनों का एक्शन मिलके मेरे को ज्यादा एक्शन मिला, दैट इज 2 मिला, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का एडिटिव इफेक्ट, ठीक है, जब 1 + 1 मिलके 2 होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आप लोग ले लो, फॉर एग्जांपल मुझे अस्थमा हुआ है, ठीक है। तो अस्थमा के केसेस में एमिनोफाइलिन बोल के एक ड्रग आता है, ठीक है। उसके साथ हम लोग एफिड्रिन देते हैं, ठीक है, हाँ एफिड्रिन देते हैं। तो एफिड्रिन प्लस एमिनोफाइलिन को दिया जाता है किस लिए? हम लोग के अस्थमा पेशेंट्स को, ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके, ठीक है। बट एडिटिव इफेक्ट तो हो गया, अब आते हैं सिनर्जिज्म पे। तो सिनर्जिज्म होता क्या है? जब 1 + 1 मिलके 2 नहीं हो, 3 हो जाए, ठीक है। मान लो अभी एक ड्रग मैंने लिया जिसका एक्शन है 1, दूसरे का एक्शन भी है 1, बट दोनों को जब मैंने एक साथ दे दिया तो मुझे उससे कहीं ज्यादा एक्शन मिला, दैट इज 3 और 4 और 5 मिला मुझे, ठीक है। तो जब मैंने दो ड्रग को एक साथ दिया तो मुझे ज्यादा एक्शन मिला। इसका एक सिंपल एग्जांपल आप लोग ले लो, फॉर एग्जांपल एक ड्रग आता है प्रोकेन बोल के, तो उसके साथ हम लोग दे देते हैं एड्रेनलिन बोल के और एक ड्रग। तो जब हम इन दोनों को एक साथ दे देते हैं तो प्रोकेन प्लस एड्रेनलिन,
तो इससे क्या होता है, प्रोकाइन का जो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है, जो ड्रग का एक्शन है, वो बहुत जल्दी कॉन्सेंट्रेशन नहीं, एक्शन बढ़ जाता है, हमारे बॉडी में वो ज्यादा जल्दी काम करता है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो इन दोनों चीजों में आप लोग को काफी सिमिलरिटीज मिलेंगी, बट एडिटिव और सिनर्जिज्म अलग अलग है, ठीक है। एडिटिव मतलब 1 + 1 = 2, सिनर्जिज्म मतलब 1 + 1 = 3, 4, 5 एनीथिंग, ठीक है। दैट इज द थिंग। इन द सेम वे आप लोग को एक और वर्ड यहां पे दिख रहा होगा, दैट इज एंटागोनिज्म, ठीक है। ये तो हो गया आपका एडिटिव, ये आपका हो गया सिनर्जिज्म। नेक्स्ट आता है एंटागोनिज्म। ये भी पहले भी किसी के साथ समझ लेते हैं। एंटागोनिज्म होता क्या है? एंटागोनिज्म का मतलब होता है 1 + 1, 2 + 2 = 0 और 2 + 2 = 1। 0 तो जनरली होता नहीं है। 2 + 2 = 1 मतलब मैंने दोनों ड्रग दिए, बट एक ड्रग दूसरे ड्रग का एक्शन कमा दिया, ठीक है। अभी मैं और मेरे साथ एक बंदा है, हम दोनों अगर मिल के पढ़ रहे हैं तो अच्छा पढ़ रहे हैं, पर वो बंदा बदल गया, मेरे साथ धोखा करने लग गया, तो वो बंदा अभी क्या करेगा, मेरे साथ मुझे धोखा देगा, तो हम दोनों का अभी नुकसान हो रहा है। मैं अकेला पढ़ रहा हूं, 80 मार्क्स ला रहा हूं, वो अकेला पढ़ रहा है, 80 मार्क्स ला रहे हैं, दोनों मिलके पढ़ रहे हैं, 100 ला रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या सोचा कि अरे ये 100 ले आया तो कम करा देते हैं, तो वो अभी मेरे साथ गलत सलत पढ़ रहा है, वो भी गलत सलत हो गया, तो दोनों का गलत सलत हो गया कि क्या हो गया, अभी दोनों का मार्क हम लोग का कम गया, दोनों का मार्क मिला के हम लोग का 40 आया है, ठीक है। मैं लाता था 80, ये लाता था 80, दोनों का अभी ऐसा हम लोग दोनों एक साथ पढ़ लिए, क्या पढ़े, दोनों का मार्क हो गया 40। दैट इज द थिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें एंटागोनिज्म बताता है। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है, ये तीनों फैक्टर हो जाते हैं कि हमें कौन कौन सा ड्रग एक साथ देना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम लोग को, आप लोग को किसी को अगर बुखार अगर वायरल तक हुआ होगा, तो 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन जनरली दिया जाता है। एक आता है पैरासिटामोल, उसके साथ एक ड्रग होता है एसिक्लोफिनेक प्लस पैरासिटामोल। आप लोगों ने लिया होगा, जेरोडोल पी लिया होगा, या फिर अपने एल्डिजेसिक पी लिया होगा। ये सारे कुछ ब्रांड नेम्स हैं जो मुझे मालूम है, और भी होंगे कुछ, ठीक है। तो ये एक ड्रग हो गया। इसके साथ आपको दिया जाता है एक एंटीबायोटिक, जिसके साथ कोई एक एंटीबायोटिक मिला होगा, ठीक है। मान लो एक एंटीबायोटिक आपने लिया, लेट्स से क्लावाम 625 लिया, आपने क्या लिया अब तक, जेरोडोल पी ले लिया, क्लावाम 625 ले लिया, उसके साथ एक और ड्रग आपको दिया जाता है, दैट इज लिवोसिज एम। आपने नाम सुना होगा शायद, लिवोसिज का नाम सुना है, जिसमें लिवोसेट्रिजिन प्लस मॉन्टुलिकास्ट होता है। तो ये जो 3 ड्रग कॉम्बिनेशन दिया जाता है, वो आपको माइंड में सेटअप करना पड़ेगा कि इसको कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हम लोग दे सकते हैं, सो दैट उसका जो ड्रग, उसका जो फीवर, उसका जो पेशेंट का जो डिजीज है, वो जल्दी ठीक हो, उसको जल्दी रिलीफ मिले। तो इसी चीज के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन सा ड्रग एक साथ देने से ज्यादा एक्शन मिलेगा, सेम एक्शन मिलेगा, या फिर एक्शन कम जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 ड्रग मिला, अगर मैं देख रहा हूं कि नहीं ये दोनों ड्रग मिला के मुझे ठीक ठाक इफेक्ट आ जाएगा, तो मैं एडिटिव इफेक्ट हिसाब से देखूंगा। अगर मैंने देखा अरे नहीं ये दोनों ड्रग मिला के मुझे और अच्छा एक्शन मिल रहा है, तो मैं सिनर्जिज्म में देख रहा हूं उसको। और अगर मैंने एंटागोनिज्म में देखा अरे नहीं भाई मैं ये दोनों ड्रग दिया, कोई सा काम नहीं दिया, तो ये होता है एंटागोनिज्म। जनरली बच्चों, जब भी आप लोग सेमेस्टर में ये इस चीज का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, एकदम ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डोसेज ऑफ अ पेशेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये सारे फैक्टर्स के बारे में समझाना रहता है, 10 मार्क्स आ जाता है। तो इन सब चीजों को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करना ना, इन सब के मैक्सिमम चीजों का एक एक एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। मैं देख रहा हूं, आज तो मैं नोट्स बना रहा था बैठ के, काफी नोट्स रेडी हो गए हैं। अगर हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इसका नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं, उसमें सबका एक एक एग्जाम्पल जरूर रहेगा। मैं कुछ लोगों का मैं जितना हो सके एग्जाम्पल दे दूंगा, अगर नहीं दे पाया तो आप लोग चेक करते रहना, मैं उसको एडिट करके फिर से दूंगा आपको, ठीक है। मैं जितना हो सके आप लोग को उसका नोट्स प्रोवाइड करके रहूंगा। पहले सारे का नोट्स प्रोवाइड मतलब अपलोड हो गया है, आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैंने उसका
लिंक रेडी कर दिया है सबके, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया आप लोग का 3। नेक्स्ट आ जाता है, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, दैट इज एक्यूमुलेशन। अब सबने एक बार ये चीज तो जरूर पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में कौन सा एंटीजन है और कौन सा एंटीबॉडी। आप लोग का ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप ए वालों के बॉडी में ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट होता है, एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी बी होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म, ये आप लोग ने जैसे पढ़ा होगा ये सब, तो वो आपको मालूम होगा, तभी उसी के हिसाब से जाते हैं। लेट्स से मेरा इम्यून सिस्टम है अभी, ठीक है, मुझे बुखार हुआ है, ठीक है, तो मेरे बॉडी में एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अभी उन एंटीजेंस के हिसाब से अच्छा रुको, तुम लोग का एंटीजन एंटीबॉडी समझाऊंगा अभी, तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। लेट्स से ये हम लोग का एक बॉडी में एक फीवर हुआ है, मेरे बॉडी में फीवर हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट किया बट नहीं जीत पाया, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक मेडिसिन खा लिया। तो अब देखा जाए लॉजिकली तो मेडिसिन जाके मेरे इम्यून सिस्टम के तरफ से ही लड़ेंगे, बट वो हमारे बॉडी में स्टे नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो अगर वो फाइट किए, वो जीत गए, पर उसके साथ वो भी हमारे जो मैंने जो ड्रग लिया है वो भी बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो वो जैसे ही बाहर, वो अगर बाहर नहीं आए तो वो आ गया किस पे, एक्यूमुलेशन पे। लेट्स से मैं एक वायरस हूं, तो मुझे जब किसी के बॉडी से निकाला जा रहा है तो मेरे साथ कुछ और सब्सटेंसेस भी निकलने चाहिए। अगर वो नहीं निकले, वो अगर स्टे कर गए, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट दिखाना शुरू हो जाएगा, जिसका कारण क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा। ये जनरली होता कब है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो कि खुद को बहुत होशियार समझते हैं, और एक ड्रग खाया, काम नहीं दिया, तो तुरंत ही दूसरा ड्रग खा लिया, ठीक है। तो इस चीज के कारण से होता क्या है, ड्रग का एक्यूमुलेशन होता है। हमारे बॉडी का एक फिक्स रेट रहता है, वो किस हिसाब से एक्सक्रीट आउट करे, ठीक है। तो एट ए टाइम अगर वो ज्यादा एक्सक्रीट आउट करने लग गया तो भाई आप लोग का वो गुड लक है, पर अगर नहीं किया तो वो किस हिसाब से आपका बॉडी में रिबाउंड करेगा, उसका कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। एक ड्रग आप लोगों ने अपने हिसाब से ले लिया है, तो वो किस हिसाब से आप लोग को टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकता है, वो एक फिजिशियन और एक फार्मासिस्ट तो क्या भगवान भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसलिए एक्यूमुलेशन मैक्सिमम टाइम पेशेंट के खुद के लिए ही होता है। जनरली एक ड्रग अगर किसी को दिया गया है तो वो ऐसा कोई ड्रग होगा ही नहीं कि अभी खाया 2 घंटे बाद फिर से खाना, ऐसा कोई ड्रग नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उसमें दिया जाता है, उनको बोला भी जाता है। अगर आप लोग अभी सलाइन का बात करोगे, सलाइन तो कंटिन्यूस दिया जा रहा है, बट एक सलाइन खत्म हुआ उसी के बाद वही सेम सलाइन फिर से नहीं दिया जाता, ठीक है। तो हाँ, ग्लूकोज का बात अलग है, वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी में स्टे कर जाते हैं, एक्यूमुलेट कर जाते हैं, इसलिए स्टे कर जाते हैं, तो इसलिए वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो गया। अब आते हैं इन तीनों पे। जनरली मैं इन तीनों को हमेशा लास्ट में ही पढ़ाता हूं, क्योंकि ये 3 चीज मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत करते हैं। एक बार मैं इन सबको इरेज कर दे रहा हूं सो दैट आप लोग इन सब बाकी इन तीनों पे अच्छे से फोकस। तो अब आते हैं ये तीनों पे। सबसे पहले आते हैं टॉलरेंस पे। टॉलरेंस, टॉलरेट कर जाना। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक ड्रग हम लोग रेगुलर बेसिस पे देते जा रहे हैं। आप लोगों ने रिसेंट एक न्यूज भी पढ़ा होगा कि एंटीबायोटिक्स जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, वो एंटीबायोटिक्स बहुत जल्दी रेजिस्ट कर जाने वाले हैं। किस पे, हम लोग के जो बॉडी के जो बैक्टीरिया या वायरस जो हमारे बॉडी पे अटैक कर रहे हैं, वो लोग उस पे रेजिस्ट कर जा रहे हैं, दैट इज वो लोग टॉलरेट कर जा रहे हैं। तो टॉलरेंस क्या होता है, जब हम लोग किसी भी एक ड्रग को रिपीटेड बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे हम लोग जब देते जा रहे हैं, तो वो हम लोग का बॉडी पे अब और काम नहीं करता, दैट इज द टॉलरेंस। ओके, तो यही बात है। टॉलरेंस क्या होता है, जब हमारा बॉडी उस चीज को रेजिस्ट कर गया, टॉलरेट कर गया, मतलब अब वो हमारे बॉडी में कोई काम
नहीं दिखा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसका डोज बढ़ा के देना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों पे पैरासीटामोल 500 mg और काम नहीं देता है, तो उनको डोज बढ़ा के 650 mg का पैरासीटामोल दिया जाता है। इन द सेम वे दैट इज क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो लोग 500 mg पे टॉलरेट हो गए हैं, ठीक है, तो अभी उनको डोज बढ़ा के देना पड़ेगा। नेक्स्ट, आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी देखा जाए तो होता क्या है, हम लोग बोला जाए तो इस सिंपल वर्ड आइडियोसिंक्रेसी का इज एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी ये होता क्यों है, जब हमारे बॉडी में कोई ड्रग आया और वो ड्रग क्या किया, अपने एक्शंस के अलावा कोई और एक्शन जब वो शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एलर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक ड्रग लिया जिसका काम है मेरे बॉडी में टेम्परेचर हाई को नॉर्मल लाना, बट उसके साथ वो क्या कर रहा है, मेरे बॉडी में रैशेस क्रिएट कर रहा है, व्हाइट व्हाइट और रेड रेड स्पॉट्स हो गया मेरे होल बॉडी पे, तो वो एक एलर्जिक कॉज होता है। कोई भी अदर रिएक्शन और अदर एक्शन which is seen in our body other than the pharmacological action of the drug, ठीक है, अपने जो ड्रग का काम है, जो ड्रग का एक्शन है, उसके अलावा कोई और काम लेना, कोई और काम दिखाना हमारे बॉडी में इज कॉल्ड एज द आइडियोसिंक्रेसी। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, लास्ट वन, दैट इज टेचिफाइलैक्सिस और टेपीफाइलैक्सिस। ठीक है, टेपीफाइलैक्सिस क्या होता है, ये एक तरह का एक्यूमुलेशन ही है। फॉर एग्जांपल, हम लोग बोला जाए तो जब हम लोग शॉर्ट इंटरवल में एक ड्रग कंटिन्यूअस बेसिस पे दे रहे हैं, तो वो होता क्या है, हमारे बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं, वो सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, तो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, वो हमारे सेल्स के रिसेप्टर का काम ये होता है कि वो जो ड्रग मॉलिक्यूल आता है उसको पकड़ते हैं। ठीक है, मैं एक रिसेप्टर हूं, ड्रग मॉलिक्यूल मैंने देखा, मैंने उसको पकड़ लिया, तो ये जो पकड़ने का काम होता है, ये मेरे पास दो ही हाथ है तो मैं दो बार पकड़ सकता हूं। अब मैं कैसे पकड़ूं इसको, नेक्स्ट जो अभी आया, तो ये जो नेक्स्ट आया तो इसको मैं पकड़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैं अभी ब्लॉक हो गया, मैं फुल हो गया अभी ना। तो ये जो टेपीफाइलैक्सिस होता है, ये वही होता है, शॉर्ट इंटरवल में जब हम लोग बहुत बार एक ही मेडिसिन दे जाते हैं, तो हम लोग का सेल्स का क्या होता है, जो रिसेप्टर साइट्स होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं शो होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें दूसरा ड्रग देना पड़ता है, ठीक है, दैट इज टेपीफाइलैक्सिस। और या फिर हमें डोज रिवर्स करना पड़ेगा, डोज इंक्रीज करना पड़ेगा, बहुत सारे, फिर उसके बहुत सारे हम लोग को सॉल्यूशंस निकालने, फिर उसके बहुत सारे हमें सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, किसके, टेपीफाइलैक्सिस के। ठीक है, इसी के साथ हम लोग के सारे हम लोग का फैक्टर्स खत्म हो गए, अब बस कुछ फॉर्मूलास बचे हैं, उन फॉर्मूलास को एक बार खत्म करते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो एंड कर देंगे। तो देखा जाए तो हम लोग का जो पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन होता है, जनरली पोसोलॉजी में हम लोग पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पार्ट है, वो उसमें हम लोग मेजर हम लोग का जो कैलकुलेशन होता है उसमें होता है, आप लोग को वो समझाने का। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे ठीक से समझाया नहीं, तो मैंने वो ठीक से समझा भी नहीं है। मैं रिसेंटली जब मैंने उसको पढ़ा था तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया था। मैं कोशिश करूंगा अगर हो सके तो आप लोग को पढ़ाने का, अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको उसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो एज के हिसाब से पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन दो फॉर्मूला में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा, एक होता है यंग्स फॉर्मूला, एक होता है डिलिंग्स फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला जनरली काम करता है 12 इयर्स पे, ठीक है। किसी अगर पेशेंट का, कोई अगर पेडियाट्रिक पेशेंट आया है जिसका एज अब 12 इयर्स तक हो, तो उसके केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये डिलिंग्स फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जब किसी का एज 4 to 20 के इयर्स के बीच में हो। जनरली दोनों में आंसर नियरली सेम आता है, जब 12 इयर्स का एज हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, बट मोर एक्यूरेसी यंग्स फॉर्मूला में आता है, ठीक है। तो
होता क्या है इसमें, एज इन ईयर्स बाय 12 प्लस एज इन ईयर्स इनटू एडल्ट डोज। एडल्ट डोज आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, आपको बस उसमें बस इसमें आपको क्वेश्चंस पुट का फॉर्मूला, आपको जो डिजिट्स होंगे उसको बस पुट करना है, आंसर निकल जाता है, ठीक है। इन द सेम वे डिलिंग्स फॉर्मूला में भी जब एज 4 to 20 के बीच में हो, आप लोग क्या करना है, एज इन ईयर्स बाय 20 इनटू एडल्ट डोज कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी वेट। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी वेट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट। तो बॉडी वेट के हिसाब से एक ही फॉर्मूला आता है, दैट इज क्लार्क्स फॉर्मूला। क्लार्क्स फॉर्मूला में क्या ले जाता है, वेट इन केजीज बाय 70 इनटू एडल्ट डोज, ये एक फॉर्मूला होता है। और इन द सेम वे आप लोग एक और फॉर्मूला ले सकते हो इसका, जब वेट इन आप लोग पाउंड ले रहे हो, ठीक है, तो नीचे 150 आ जाता है इनटू ये से एडल्ट डोज ही रह जाता है, ठीक है। तो बस ये एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला, दैट इज बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द पेशेंट। तो सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला जनरली और यूज नहीं किया जाता है आज के टाइम पे, तो आप लोग बस इस फॉर्मूला को एक बार याद कर लेना। क्वेश्चंस का बस को कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है इसमें से, तो बस ये याद रखना। इसमें आ जाता है डोज नहीं, परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज। अगर एक एडल्ट डोज का कितना परसेंट आप लोग इसमें दोगे, तो मे बी ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके आ जाता है कभी कभी, उसमें ध्यान देना। परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज इक्वल्स सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इनटू 100, ठीक है। तो ये हो गए कुछ फॉर्मूलाज, और इसी के साथ हम लोग का पोसोलॉजी पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। तो अब पोसोलॉजी का ये पार्ट क्योंकि खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए एचएपी का कोई एक पार्ट ले आऊं, या फिर कोलॉजी का कोई एक कोलॉजी स्टार्ट करवा दूं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है, प्लीज मुझे फील फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेरीज। आप लोग फ्रीली मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आराम से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अपने पढ़ाई पे कभी ब्रेक मत लगने दीजिए, ठीक है, और उसको ऐसे ही बढ़ते रहने दीजिए। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।